वो अपने छोटे बेटे का सत्संग सुनाता हूँ। वो है तो इंजीनियर। वो वैसे स्पिरिचुअली मुझसे भी ज़्यादा एडवांस्ड है और हमसे गुरुजी में इसे वो बहुत बाद में जुड़ा था। कहता है आपके गुरुजी सब खुद कर देते हैं पर आपको स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करवाते, आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। बाद में उसने रियलाइज किया कि वो खुद रब है, वो महाशिव है। जब आप यहाँ आ गए हो तो वो आपको और क्या रास्ता दिखाएं रब तक पहुंचने का। आज वो हमसे भी ज्यादा जुड़ा हुआ है गुरु के साथ। वो इंजीनियर है पर वो नौकरी नहीं करता था। कहता है मैं किसी के अंडर नहीं काम करूंगा, मैं तो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं बेटा तू क्या करता है। इसने बताया। गुरुजी कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दे, कहीं नौकरी कर। रात को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में इसको ये बोला। इसने अगले दिन से शेयर ट्रेडिंग का काम तो बंद कर दिया पर वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। उसने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। 7-8 महीने बीत गए। एक दिन गुरुजी फिर इससे पूछती हैं तू क्या करता है। कहता है गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए कहीं ट्राई ही नहीं किया। कहता है गुरुजी नौकरी अभी तक तो मिली नहीं। कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए, इसने कहीं अप्लाई नहीं किया। 8वें दिन शाम को अन्य एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में। कहता है हाँ जी। कहते हैं कल सवेरे फला जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना, हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में। वो 11 बजे वहां इंटरव्यू के लिए गया और शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने 10 दिन में कहा था तो 9वें दिन तो नौकरी मिल सकती है, 11वां दिन नहीं हो सकता। गुरुजी का वर्ड तो टल नहीं सकता। उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद उसका चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया। वो चंडीगढ़ चला गया। अब मैं आपको उसकी शादी का बताता हूँ। वो कहता है मैं शादी वादी नहीं करूंगा, पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। भाटिया अंकल आंटी हैं, अब तो खैर भाटिया अंकल नहीं रहे, भाटिया आंटी है सिर्फ। वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वेल सेटल्ड इन अमेरिका, यूएसए में। छोटी बेटी यहाँ माँ बाप के साथ रहती है। एक दिन उसने बीकॉम पास। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आती हैं और पूछती हैं तू आगे क्या करने का सोच रही है। कहते गुरुजी B.Ed करूंगी। गुरुजी कहते हैं नहीं, B.Ed नहीं, तू M.Com कर। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया। उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसने कॉलेज से पूछा भाई साहब जहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है। कहते हैं जी आज तक तो इस कॉलेज में कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं है, हाँ आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करती, बार बार वही स्टेरियोटाइप रिप्लाई मिलता। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है कि तू M.Com कर तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। एंड ऑफ अक्टूबर एक दिन फिर ये कॉलेज में फोन करती है, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है। कहते हैं हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन सवेरे वो कॉलेज गई और देखा कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई है, सबसे ऊपर इसका नाम। और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50 और का भी कल्याण कर दिया। उसकी M.Com में एडमिशन हो गई, M.Com कर लिया। गुरुजी की कृपा से उसको जल्दी नौकरी भी मिल गई। अब मैं इनकी शादी का बताता हूँ। 14 मई 2007 जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था। जैसे ही हम बहुत सेवादार हुआ करते थे, मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल आंटी दोनों थे। जैसे हमारा काम खत्म हो रहा था, देखा गुरुजी आ रहे हैं। नेचुरली हम सब भागते हुए अंदर आए। गुरुजी बैठे जो फ्रंट लाइन है जहां पर आजकल वो झूला और फाउंटेन लगा है। बड़े प्यार से जावेल मूड में एक पुरानी कुर्सी पे बैठ गए, संगत सारी नीचे बैठ गई। जावेल मूड में सबसे हंसी मजाक बातें चीतें कर रहे हैं।
कुछ देर के बाद एक सेवादार को बोलती हैं, जा तो भाटिया अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो उन दोनों को लेके आया। गुरुजी उनसे बातें कर रहे थे। बातें क्या करते? सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। हाँ, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट बातें कर रहे थे, सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। यहाँ एक सेवादार दूसरे को कहता है, यार देखो ना गुरुजी से कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो जिगरी दोस्त मिले हो और वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए और अभी तक गुरुजी ने कभी मेरे से एक अक्षर बात नहीं की। वो कहता है इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और आज गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजिए, जा तू जेठरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो हम दोनों को बुला के ले आए, बैठे बड़े खुश। मेरे से ज्यादा बात नहीं की, मेरे से गुरुजी वैसे भी बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं, भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। उनको बोलती हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनका बेटा और इनकी बेटी आपस में शादी कर लो। बात बेटे की मैंने बताया चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई थी, वो चंडीगढ़ में काम करता था। बेटी वहाँ नौकरी लग गई थी उसकी, वो इतना जल्दी फ्री नहीं होती थी, वो अपनी ऑफिस में बैठी है। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए जी, बेटी की शादी फिक्स हो गई है और क्या चाहिए। हम घर आए, आपके बेटे को फोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दी है। अच्छा, आपको आपने कैसे मान लिया? आपको पता तो है मैं शादी करना ही नहीं चाहता। हमने कहा भैया हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बात करने की, तुम्हें अगर कुछ कहना है तो तुम आके गुरुजी से बात करो, हम तो नहीं बात करते। जहां तक हम कंसर्न है गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दी है। 27 मई 2007 जिस दिन लास्ट टाइम, संडे का दिन, जिस दिन लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में संगत हुई थी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, लगभग 3 बजे हमारी लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती है आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन जा सकते थे और हमारा दिन फ्राइडे था। तो वो कहती है गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तुम सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि गुरुजी ने शादी फिक्स कर दिया है, बेटा मान नहीं रहा। हालांकि हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। आज तो अच्छी खासी डांट पड़ी है। बेटा तब तक प्रोटेस्ट करने के लिए चंडीगढ़ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया था गुड़गांव हमारे पास। बाय चांस जिस टाइम गुरुजी का फोन आया, मेरा दामाद भी वहां बैठा हुआ था। वो गुरुजी को नहीं बिलीव करता था, कभी गुरुजी से नहीं मिला था। हमें डर था कि अगर हम उसको ले जाएं तो वो तो ऐसा है वो शायद गुरुजी के चरण भी नहीं छुए। फिर भी मेरी आंटी कहती है बेटा आप हमारे साथ चलोगे मॉरल सपोर्ट के लिए। वो भाटिया आंटी की तो 5 सिस्टर्स हैं, भाटिया अंकल का भी ब्रदर है, हम अकेले पड़ जाएंगे, मॉरल सपोर्ट के लिए तुम चलोगे हमारे साथ? वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी। और हम वहां गए, मैं, मेरा छोटा बेटा, बेटी, दामाद। वहां पर हमने तो गुरुजी के एक दो बार चरण छुए होंगे, जाते वक्त और आते वक्त। मेरे दामाद ने 20 बार चरण छुए होंगे। वो पूछते आपका नाम क्या है, ये पहले चरण छूता फिर बताता, क्या करते हो, चरण छूता फिर बताता, लाइक दैट काफी देर चलता रहा। उस दिन बूंदे के लड्डू से गुरुजी ने लड्डू बांटे, सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया आप दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालनी है तो डाल लेना, नींद डालने तो वो भी मत डालना, शादी हो गई। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे। कंडीशन रखी 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से,
उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने आज मिठाई बांट दी ना इसकी इनकी शादी की, ये इतना प्रॉब्लम हो गया। मुझे 7 भाई बहन है, कईयों के बेटा बहू बेटी दामाद हैं। मेरी आंटी के 4 भाई बहन, मेरे दोनों बेटे बेटी और उनके स्पाउसेस और बच्चे मिला के ही हम 12 लोग हो जाती हैं। अब 25 में हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? अब मुझे जो और 3 भाई हैं उनमें से 2 की तो डेथ हो गई थी उस डेट को। एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता। मैंने उसे कहा कि भैया शादी में या तुम और तुम्हारी मिसेस आएंगी या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं आओ। भैया तुम्हें जरा सी की शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा एक भाई बचा है, उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया, मैं तो ऐसे इनवाइट करूंगा। तो हमने फिर वो रेस्ट्रिक्ट किया। गुरु पूर्णिमा के दिन को उनकी शादी की और शाम को उन्होंने बड़े मंदिर में आके गुरु जी की ब्लेसिंग्स। ये है हमारे। अब मैं बताता हूं, कुछ टाइम बाद इनको गुरु जी का आदेश हुआ कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। इन्होंने प्लान किया। अब गुरु जी चाहते हो ये अपनी फैमिली बढ़ाए तो कैसे नहीं होगा। बहुत जल्दी मेरी बहू ने कंसीव किया। हमें जब वो एक्सपेक्टिंग थी, हमें गुरु जी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि इसको लड़का होगा। और गुरु जी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने ओपनली अनाउंस कर दिया, सबको बोल दिया कि भाई इसको तो बेटा होना है। यहाँ तक कि मेरी बहू की जो सिस्टर यूएस में रहती है, इसने उसको भी बोल दिया, दीदी मुझे तो बेटा होगा, सारे कपड़े लड़कों के ही बनाना है। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास इंकल हॉस्पिटल है गुड़गांव में। मेरी आंटी वहां पर थी। डॉक्टर बाहर आई, पूछती है निधि चित्रा के साथ कौन है? मेरी आंटी बोलती है हाँ हाँ समझ गई कि डिलीवरी हो गई है, समझ गई। इसने कहा मुझे पता है लड़का हुआ होगा। कहती है नहीं लड़की हुई है। गुरु शब्द ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु जी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? अब कुछ हम कर तो नहीं सकते। 15-20 मिनट के बाद भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है जिसे वो जानती नहीं है। आंटी बधाई हो, आपकी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। अभी तक हमने किसी को बताया नहीं था कि डिलीवरी हो चुकी है। हाँ होने वाली है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। सिर्फ भाटिया आंटी, अंकल आंटी और हम दोनों और जित्रा अंकल आंटी को पता था कि डिलीवरी आज हो रही है, हो चुकी है। तो वो पूछती है तुम्हें कैसे मालूम? कहती है कल रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि निधि को बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, इतने बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, हिप्पी जैसा यहाँ बैठा हुआ है और माँ बाप दोनों सर पे हाथ दे के बैठे। अरे यार हम कहाँ फंस गए, कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकती हैं ना मर सकती हैं। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता, लड़की मैं बहुत भाग्यवान हूं। ये है हमारे। फिर आपको इन्होंने सोचा कि भाई हम बेटी का नामकरण हम नहीं करेंगे, गुरुजी बताएंगे नाम। उनको सपने में गुरुजी ने बताया कि इसका नाम नंदिनी रखो। तब तक मेरे बेटे की ट्रांसफर से चंडीगढ़ से बेंगलुरु हो गई थी। वहां पर जो दूध आता है, जैसे यहाँ मदर डेयरी या अमूल होता है ना, वहां पर नंदिनी ब्रांड का होता है। तो ये तो सोच में पड़ गई, यार गुरुजी ने कैसा नाम किया, वहां तो उसकी सब फ्रेंड्स उसको छेड़ेंगी, नंदिनी नंदिनी। गुरुजी ने फिर ऐसी लीला की कि कुछ टाइम बाद बेटे का ट्रांसफर यहाँ हो गया और वो उस चक्कर से भी गुरुजी ने उनको बचा दिया। हाँ एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग अभी बताता हूँ। वो जो मेरी आंटी ने मेरे दामाद को बोला कि भाई चलो तुम भी हमारे साथ। हालांकि वो गुरुजी में नहीं मिलता था, नहीं मानता था गुरुजी को। सिर्फ उसी दिन वो उनके पास गया, पर गुरुजी ने भी उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ बताए। वो हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, नेहरू प्लेस में फास्ट फूड का जॉइंट चलाता था। वो कोई खास चलता नहीं था, इसको रोटी खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि इसको 9-10 लाख पर मंथ की सऊदी अरेबिया में नौकरी मिल गई, जद्दा में। ये वहां चला गया, वहां पर कोई 4-4.5 साल रहा। इसलिए सोचा यार सऊदी अरेबिया इतना कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री, यहाँ मैं परमानेंट थोड़ी रहूंगा। अब वहां इसको 9-10 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे थे। कहते यार दिल्ली में इंडिया जाऊंगा, मुझे वहां कौन देगा।
और आप एक बार 9-10 लाख पर मंथ पे काम करो ना, आपको कम पे काम करना बहुत अखड़ेगा। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, इसको यहाँ पर 12-13 लाख पर मंथ की नौकरी मिली। पूरी लाइफ गुरु जी ने सेट कर दी, उसको बढ़िया नौकरी मिल गई, फैमिली, बेटी, सब सेट कर दिया। और हमने किसी स्टेज पे गुरु जी को एक अक्षर नहीं बताया। वो जानी जान है, साक्षात महाशिव है, त्रिकालदर्शी, उन्हें तो सब पता है कब कहाँ क्या होना है। हमने अपने पिछले जन्मों में, इस जन्म में और आने वाले जन्मों में क्या किया है या क्या करेंगे, उन्हें सब पता है। क्या होना है उन्हें सब पता है, इसलिए उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। अब मैं आपको अपनी बेटी का बताता, उसकी बेटी का। वो जब 9th और 10th में थी, दोनों साल मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफर, और ट्रांसफर ऐसा हुआ कि उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। सॉरी, 9th, 10th और 11th में तीनों साल। जब वो 12th में आई तो कहती, अरे मेरी पढ़ाई तो इतनी डिस्टर्ब हो गई है, मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखा था, कहती है मैं इससे कोप अप नहीं कर सकती, मैं चेंज कर लूंगी, मैं मैथ्स और ह्यूमैनिटीज ले लूंगी। आपको पता है 12th में आपको कभी सब्जेक्ट नहीं चेंज करने के, या आप 11th में कीजिए या 12th के बाद। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया और गुरुजी की कृपा देखी है, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे प्रिंसिपल मान गई, उसको ह्यूमैनिटीज दे दी। उसने मैथ्स और ह्यूमैनिटीज के साथ 12th क्लियर किया विद गुड मार्क्स। उसके बाद शी वांटेड टू गो फॉर आर्किटेक्चर। उसने आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। आर्किटेक्चर के लिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपल्सरी। उसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी नहीं है, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज। उसका एडमिशन हो गया, और जैसे ही उसका एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया, नहीं 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 नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंपल्सरी है। ये गुरुजी की मेहर है। जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता उसकी अगर आप बताओ कि भाई ऐसा हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल कर रहे हो, ऐसा कैसे होता है, तो ये हुआ है। अच्छा, फिर वो इंटरव्यू के लिए गई, वहां पर कोई ब्रिटिश एक्सपर्ट भी आया हुआ है। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कह जाए, बेटा आप आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, आपको तो इंटीरियर डिजाइन का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है, आप इंटीरियर डिजाइन के लिए जाओ। कहती है उसके लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया, आप कैसे एडमिशन मिलेगा। कहता कोई बात नहीं, आपको एडमिशन दे देती है, बाद में आप अप्लाई कर देना। उसका पहले इंटीरियर डिजाइन में एडमिशन हुआ, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा, अरे मेरे सारे दोस्तों को तो, जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं, सब तो फला सेक्शन में है, मुझे प्रिंसिपल ने दूसरे सेक्शन में डाल दिया। उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज मुझे भी उस सेक्शन में डाल दो। कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, नो सेक्शन चेंज आपके रिक्वेस्ट पे। अगर हम ऐसे एक एक बच्चे का सेक्शन चेंज करने बैठे ना, तो हम फिर और कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। शाम को प्रिंसिपल उसके घर पे फोन करती है कि बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं वो आपको दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना, है ना, उन्होंने खुद ही मेरा सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूं। ये है हमारे। मैं आपको उसका जनवरी 2017 का सत्संग सुना। उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिंग, जा रही थी उसमें चंडीगढ़ मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही है, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नान। गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर इस दिल्ली अंबाला हाईवे पे पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरे ने पीछे से ठोका, दूसरे को तीसरे ने ठोका, तीसरी को चौथी ने ठोका, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो अबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सिल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बस्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ गाड़ी। और ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने की थी। पर इतने भयानक एक्सीडेंट में
किसी भी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं ली। और ये सब इतना सडनली हुआ, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का अवसर भी नहीं मिला। पर गुरुजी तो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, आप उन्हें याद करो या ना करो, वो आपके अंग संग आपके साथ रहते हैं। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? गुरुजी कहते हैं मेरे को तो चॉइस ही नहीं है, एक बार मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ कभी नहीं छोड़, कभी भी किसी भी जन्म में। आपको आजादी है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकते। अब मैं आपको अपना बताता हूँ एक इंसिडेंस, मुझे डेट अभी तक अच्छी तरह याद है। 22 सितंबर 2017, फ्राइडे, 22 सितंबर 2017, नवरात्रि चल रहे थे, फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है, मैं लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खड़ा था, सडनली मैंने देखा मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता और मेरी स्पीच गई, मैं बात नहीं कर सकता। मेरी आंटी डॉक्टर है, वेरी क्लियर साइंस कि हाँ ये ब्रेन स्ट्रोक है। मैंने किसी तरह सेवादारों को समझाया, भाई मुझे मेरी आंटी के यहाँ लेके चलो। वो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी, वो मुझे यहाँ ले गए। अब देखिए, वो ये कहती हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी, कितना भी छोटा या बड़ा, बाय चांस नहीं, सब मेरी प्लानिंग से होता है। अब मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे ब्रेस्ट स्ट्रोक तो होना ही था, पर गुरुजी ने देखिए क्या जगह और क्या टाइम चुना। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर कहीं और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक हुआ होता तो हम फंस गए होते। जब तक एम्बुलेंस आती पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ब्रेस्ट स्ट्रोक में एवरी सेकंड काउंट्स। आप जितना जल्दी पहुंच जाए डॉक्टर के पास उतना अच्छा। एवरी सेकंड मीन्स आपकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। मैं चारों तरफ आई एम सराउंडेड बाय सेवादार, और आप जानती हैं सेवादार कितने हेल्पफुल होते हैं। वो मुझे फटाफट मेरी आंटी को पास ले गई। सामने से कोई एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था, वो तो मेरी हालत देख के समझ गया कि इसको क्या हुआ है। उसके हाथ में, उसके जेब में डिस्प्रिन और साल्प्रेटेड दोनों थे, दोनों निकाल के उसने मुझे दे दिया। अंकल ये तो ले लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिला। फिर मेरी आंटी ने उन सेवादारों को बोला, अंकल जरा एम्बुलेंस तो मंगा दो। ये आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में कितनी देर लग जाएगी, हम है ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। अच्छा, तब तक हमने, मेरा उससे 13 साल पहले एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। हमने अब उस डॉक्टर को फोन किया तो भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम इमरजेंसी में एम्स आना चाहते हैं। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश है, कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और डोंट लूज 1 मिनट, इमीडिएटली इसको किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। हमने फैसला किया हम फोर्टिस वसंतकुंज में जा रहे हैं। तब तक सेवादारों, 2 सेवादार अपनी गाड़ियां लेके आए, उनमें 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी, हम गए फोर्टिस वसंतकुंज। नवरात्रि चल रहे थे, रात के लगभग 9 बजे थे। आपको पता है छतरपुर रोड पे ट्रैफिक की क्या हालत है, पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही, हमें जरा कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट भी नहीं मिली। हम फटाफट फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बड़े बेटे को भी फोन कर दी कि पापा को ये रहता है, ये हुआ है। वो एंड्रसगंज में रहता है। वो, उसकी आंटी और उसके 2 छोटे बच्चे, वो तैयार हुई, वो निकले वहां से। उनको आना था वया साउथ एक्सटेंशन, जहां पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। पोल ऑफ यूसुफ सराय, अरविंदो मार्ग, सब नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स। पर अगेन गुरु जी की ऐसी कृपा रही, उनको भी कहीं पर भी जरा सी ट्रैफिक या जैम नहीं मिला और वो फटाफट फोर्टिस वसंतकुंज पहुंच गए। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गए, और जब तक हम पहुंचे वो नर्सेज और स्ट्रेचर लेके इमरजेंसी गेट पे हमारा इंतजार कर रहे। मुझे फटाफट लिए गए इमरजेंसी में। वहां पर इन्होंने मुझे मेरा 1-2 टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है,
कोई छोटा सा क्लाट था, वो मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, पर हाँ आप आउट ऑफ डेंजर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यही हम आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखती हैं और आपके कुछ और टेस्ट करेंगे। चलिए हम आपको ICU में एडमिट करती हैं। तब तक गुरु जी की कृपा से मैं हर मिनट बेटर बेटर और बेटर फील कर रहा था। हमने कहा भाई मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ और आप कह रहे हो हमें ICU में रखोगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हमने डिस्चार्ज करवा लिया। हमने कहा हम एम्स में जाते हैं, हालांकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते। बेटे की गाड़ी में हम फटाफट एम्स गए। वहां पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे रिसीव किया, एक तो टेस्ट किया, कंफर्म किया कि हाँ जी ब्लड स्ट्रोक था, पर यू आर आउट ऑफ डेंजर। उस क्लाट को अभी हम लोकेट नहीं कर पाए। इतने में आए, कहते हैं भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बेड खाली हो रहा है, आप वो बेड ले लीजिए। जहां हमें वार्न किया गया था कि आप घुस भी नहीं सकोगे, मुझे इमरजेंसी वार्ड में बेड मिल वहां रहे। अगले दिन सैटरडे को डॉक्टर्स आए, मुझे देखा, एक आध टेस्ट और किया, कहते हैं हाँ जी यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। अगले दिन संडे था, कहते हैं जी आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर हम यहाँ क्या करें, शार्ट लीव दो। कहते हैं हाँ हाँ चले जाओ। हम बेटे के यहाँ एंड्रूसगंज चले गए। अगले दिन मंडे मॉर्निंग को वहां आए, एक दो टेस्ट और हुआ, इन्होंने कंफर्म किया, कहते हैं हाँ जी आप आउट ऑफ डेंजर हो, पर हाँ आपको ये 2-3 टेस्ट बाद में कराने पड़ेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने, तभी आप चल सकोगे, तभी आप नॉर्मल हो। हमने कहा जरूरी है कि हम ये टेस्ट यहीं रह के करवाएं? कहते हैं नहीं नहीं आप बेशक छुट्टी ले लो। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले ली। वो टेस्ट हमने बाद में करवाए एज आउटडोर पेशेंट्स। गुरु जी की कृपा से दोनों तीनों टेस्ट एकदम ठीक आए। फिजियोथेरेपी मैंने एक दिन भी नहीं करवाई, एक बार भी नहीं करवाई। गुरु जी की कृपा से मैं आपके सामने इस बात को आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं आपके सामने जीता जाता जिंदा खड़ा हूँ, सब नॉर्मल काम करता हूँ, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सब ठीक। बड़ी बैठे हैं ना गुरु जी, डॉक्टरों के डॉक्टर। गुरु जी कहती है ना मैं शुरू वहां पर होता नहीं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस। अच्छा, हम मंडे नाइट को वहां से डिस्चार्ज किए हुए। हमारी प्लान थी कि उस फ्राइडे मॉर्निंग को हमें ऋषिकेश हरिद्वार जाना था घूमने छोटे बेटे के साथ। हमने सोचा यार 3 दिन पहले तो ये हुआ है, अभी हम हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाए ठीक नहीं लगता। हमने बेटे को बोला बेटा हम तो आपके साथ नहीं जा सकेंगे, आप वो आओ। कहता है पापा अगर आप दोनों नहीं चलोगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है हम बाद में जाएंगे। हमने सोचा अगर वो और उसकी आंटी तो समझ जाएंगे, पर उसको छोटी बच्ची है वो नंदिनी, जिसको मैंने आपको अभी बताया था, उसको फील होगा कि क्या दादू की वजह से हमारे भी बर्बाद हो गए। हमने कहा अच्छा बेटा नहीं हम भी चलते हैं। चल हम फ्राइडे मॉर्निंग को बेटे की गाड़ी में ऋषिकेश गए। सारा दिन ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को पूरा हरिद्वार घूम के आए। संडे मॉर्निंग को ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे गए गंगा जी में नहाने। बेटे को किसी ने कह रखा था भैया आप उधर ऋषिकेश जा रहे हो, हमारे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने हाथ में एक कैन उठाया और गया गंगा जल भरने नहाते। सोचा किनारे से जितना दूर जल लूंगा उतना साफ जल मिलेगा। एक बहुत बड़ी चट्टान को पकड़ के एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा। जैसे ही इसने चौथा या पांचवा कदम रखा वो लुढ़क गया। वहां पर रिवर बेड सडनली डम। एक गोता खाया, दूसरा गोता खाया, तीसरा गोता खाया। हम देख रहे हैं हैरान, यार ये क्या हो गया। कोई उसके बचने की उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उसका माँ बाप आंटी और बेटी चारों जोर से चिल्ला रहे हैं अरे भैया किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ वो डूब रहा है। कोई सामने नहीं आया। आखिर हमें जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि आज ये किसी तरह बच सकता है। अचानक बड़े आराम से बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमने कहा तुम बाहर कैसे आ गए? कहते मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरु जी बचाओ।
और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन आ गई और वो ऐसे बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में हमने देखा कि वहां पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा बोर्ड, जहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है, बहुत संभल के जाइए। और 3 दिन पहले वहां पर 2 लड़के डूब चुके थे। ये है हमारे साक्षात महाशिव, द अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से अलग हुए, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। अंतर्यामी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। सर्वव्यापी वो हर जगह है, जहां आप उन्हें याद करेंगे उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप अगर गलती कर भी रहे हैं, उन्हें याद नहीं भी करें और आप उनके भगत हैं, तो जैसे मैंने आपको अपनी दोती का बताया, जब उसका वो एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे, वो आपके अंशक रहते। कुछ उनको बताने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ना सिर्फ वो मेरे मन की हर बात जानती है, वो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानती है। गुरु जी बार बार कहते हैं मांगो नहीं मन, क्यों हम मांगेंगे? नहीं मांगने के मैं आपको पहले रीजंस बताता हूं, आप में से कईयों को नहीं पता होगा तो नहीं मान। इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हो वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंटली आपके पास नहीं रहेगी। दूसरा, वो उधार होती है। दूसरा, जब आप मांगते हो अपनी हैसियत, अपनी औकात से मांगो। जब गुरु जी देंगे वो अपनी हैसियत से देंगे। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं। अब मुझे क्या पता मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे मैं तो नहीं देख सकता, पर गुरुजी तो सब देख सकती हैं। गुरुजी कहती हैं इसीलिए मुझ में छोड़ दो, मैं सबसे पहले आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर रहे हो, उसके बाद मैं हेल्थ दूंगा। अगर आपको लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हुए हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, तो ऐसी जिंदगी को क्या जीना। उसके बाद आपको जो और चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, फॉरेन जाना है, किसी बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, इस द्वार पे ही आपको मिलता सब है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकती हैं, नोबॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है तो प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतूंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बन सकेंगे। इसीलिए अगर गुरु जी आपको जो चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तकलीफ में रख रही हैं, परेशानी में रख रही हैं, तो विश्वास रखिए वो आपके कर्म कर रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। बाकी उनको देने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं अपने ब्रदर का। ईयर 2000, आज से कोई 20 साल पहले, मेरा सबसे छोटा भाई, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी चीज होती है। हमने गुरु जी को बताया, मैंने मांगा कुछ नहीं गुरु जी से, मैंने सिर्फ कहा गुरु जी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मेरे बेटे को इतना लाइलाज कैंसर हुआ था जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं, हमें हर जगह से जवाब मिल गया था, उसको सिर्फ कल्याण की था, कहते कैंसर ठीक कर दिया था, और इसकी निमोनिया के लिए बोल रहे हैं जाने दे। मेरा तो यो मुंह खुला रह गया। मैं उनकी तरफ देखने लग गया कि आज गुरु जी को क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं। मेरी एक्सप्रेशन देख के उन्होंने मुझे समझाया। कहते हैं मैंने अगर इसको बचा लिया तो ये अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा, इसीलिए उसको जाने दो। ये बात मेरी समझ से बाहर। उस डेट को वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। एक प्राइवेट कंपनी में गांधीधाम में काम करता था। उसकी आंटी हाउसवाइफ थी, काम नहीं करती थी। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन सारा रिपेयर होना था। मैंने कहा आज अगर ये मर गया तो उसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी।
वो और गुरुजी कह रहे हैं मैंने उसे बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। पर अब गुरुजी से मैं बहस तो नहीं करूंगा। 2-3 दिन में वो मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बाल बच्चे, बढ़िया नौकरी, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, शादी हो गई है, बाल बच्चे, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। आज से 20 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसे होगा। तो गुरुजी को सब पता है कि क्या होना है, कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है। आप उन पे विश्वास रखिए। गुरुजी मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम।